मैं एक विधवा औरत थी। पति की मौत के बाद बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। अकेलापन मुझे इतना खाने लगा था कि अब अकेलेपन की वजह से मैं एक गलती कर बैठी। अब उस रात को याद करती हूँ तो मैं काँप जाती हूँ। अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुझे यह नहीं पता था कि यह बच्चा किसका है। मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं नर्सिंग होम गई और मैं जाकर बच्चा गिरा दिया, लेकिन आज तक मैं उस बात को नहीं भूल पाई थी और अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी ज़िंदगी वीरान हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए मैं अपना जीवन ख़त्म करने के लिए जाकर बर्फीली नदी में कूद गई। मैं ठंडे पानी में हाथ-पाँव मारने लगी। मेरे हाथ-पाँव सुन्न हो चुके थे। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था। तभी एक आदमी ने मुझे खींचकर किनारे पर लाया। रात का समय था। उस आदमी ने जल्दी से मुझे उठाया, लेकिन मैं ठंड से पत्थर की तरह बन चुकी थी। उसने किसी तरह से उठाकर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे सबसे पहले गीले कपड़े उतारे और फिर उसके बाद अपने जिस्म की गर्मी मुझे देने लगा। लेकिन उस कमज़ोर लम्हे में मैं अपने शरीर की गर्मी देते-देते वह बहक गया और फिर उसने मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र लगभग 25 साल है। इतनी कम उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। मेरे जीवन में सूनापन और अकेलापन आ गया था। मैं जीना नहीं चाहती थी और न ही अब मेरी दूसरी शादी होनी थी। मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था। मायके में सिर्फ भैया-भाभी थे। उन्होंने तो मेरी शादी करके सिर्फ अपना बोझ उतारा था। मेरे माँ-बाप तो थे नहीं जो मेरी परवाह करते। इसलिए भैया-भाभी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मेरे लिए लड़का ढूँढना शुरू कर दिया था। और वह चाहते थे कि मेरे लिए कोई गरीब लड़का मिल जाए ताकि वह दहेज देने से भी बच जाएँ। और इस तरह से उन्होंने मेरी शादी मेरी उम्र से ज़्यादा दिखने वाले तलाकशुदा आदमी से कर दी, क्योंकि उसने दहेज में एक पैसा भी नहीं लिया था। मेरे पति की उम्र लगभग 40 साल थी। ससुराल में सिर्फ मेरे सास-ससुर और मेरी देवरानी रहा करती थी। देवरानी के भी एक बेटा था, लेकिन मेरे पति के कोई बच्चा नहीं था। उनकी बीवी उन्हें बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। मैं बहुत उदास मन से शादी होकर इस घर में आ गई, लेकिन मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई कमी ही नहीं थी जिस वजह से मेरे भैया-भाभी ने मेरी शादी इस तलाकशुदा आदमी से करवा दी थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और कुछ पढ़ी-लिखी भी थी। ससुराल में आकर मैंने किसी भी तरीके से अपने पति को अपने पास नहीं आने दिया। उसे सिर्फ तबीयत खराब होने का बहाना लगाती रही, क्योंकि मैं उसके साथ इस तरह से रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अभी 1 हफ्ता ही बीता था और मेरे पति अपने आप काबू पर नहीं पा रहे थे। और फिर क्या था, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पा लिया और आखिरकार मजबूरी में मुझे ये सब स्वीकार भी करना पड़ा। मेरे पति बहुत ही गुस्से वाले थे, लेकिन शुरू-शुरू में उन्होंने मुझे अच्छे से रखा, लेकिन बात-बात पर गुस्सा हो जाते थे। इसी तरह शादी को 4 साल बीत गए। सब कुछ ठीक चला, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। जब मैंने चेकअप कराया तो मुझ में कोई कमी नहीं थी। फिर मुझे पड़ोस से पता चला कि उनकी पहली पत्नी इसी वजह से चली गई थी, क्योंकि यह बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। मेरा पति नामर्द था। यह सुनकर तो मैं समझ लो बेहोश हो गई थी। यह मेरे भाई और भाभी ने क्या कर दिया था। मेरी शादी एक नामर्द से करा दी थी, या शायद इन लोगों ने ही मेरे भैया भाभी से यह बात छुपाकर मुझसे शादी कर ली थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि भैया भाभी ने कह दिया था, वही तुम्हारा घर है, यहाँ वापस कभी लौट कर मत आना। और फिर एक दिन अचानक न जाने मेरे पति को क्या हुआ। रात को बस सोए तो नहीं जागे। जब हमने उनका चेकअप कराया तो पता चला रात को हार्ट अटैक आया था और वह इस दुनिया से जा चुके थे। मैं उनके जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने उनके साथ 4 साल गुजारे थे, तो 4 साल में तो जानवर से भी प्यार हो जाता है। अब मेरी हर रात तनहा गुजरती थी। मैं रात भर तड़पती थी। मैं भरी जवानी में विधवा हो चुकी थी। मेरी जवानी मुझे हर रात तंग किया करती थी। अब यही सोचती रहती थी कि पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे बिताऊँगी। इधर मेरी सास और देवरानी ने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे कि जब तेरा पति ही मर गया है तो तुझे यहाँ रहकर क्या करना है। तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती। हम तुम्हारा बोझ ज़िंदगी भर नहीं उठा सकते। सास तो मुझे यहाँ तक ताना देती थी कि तू ही मेरे बेटे को खा गई और ना ही तूने हमें अभी तक बच्चा दिया, तो तू यहाँ से किस हक से रहना चाहती है। तू यहाँ से निकल जा। मैं रोज़-रोज़ के उनके तानों से तंग आ चुकी थी। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। और हद तो तब हो गई जब मेरी सास ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। उसके बाद मैं जैसे-तैसे अपने भैया-भाभी के पास गई, लेकिन भैया-भाभी ने तो मुझे देखते ही घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि हम तुझे यहाँ नहीं रख सकते, तू जाकर अपने ससुराल में रह, अब हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते। मैंने भैया-भाभी से बहुत मिन्नतें की कि मेरी सास ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया है, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, वह लोग मुझे नहीं रखेंगे,
आप तो मेरे भैया भाभी हैं। आप ही ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया मुझे कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन भाई कहने लगा, मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मैंने तुझे इतने साल तक पाल पोस कर बड़ा किया और तेरी शादी करी। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और भैया ने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और कहा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुद जियो। तुम अपना खुद कमाओ और खुद खाओ। मुझे एहसास हो चुका था कि मेरी अब दोनों ही घर में कोई भी जगह नहीं है। मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ से निकल कर सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और यूं ही घूमते घूमते मैं एक शोरूम के बाहर बैठ गई। तभी उसका मालिक बाहर आया और कहने लगा, तुम ये सामान लेकर क्यों बैठी हो? क्या परेशानी है? मैंने उसे बताया कि मेरा कोई घर बाहर नहीं है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई काम है तो बताइए। तब वह कहने लगा कि मेरे शोरूम में तो कोई काम नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें अपने घर पर घर के काम के लिए रख सकता हूँ। तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। खाना रहना सब फ्री होगा। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसे शरीफ इंसान नहीं होते हैं। तो कहीं वह मेरे साथ गलत काम तो नहीं कर देगा। मैं बस यही सोच रही थी। साथ ही मन में यह ख्याल भी था कि रोड पर क्या करूँगी। इससे अच्छा एक बार चल कर देख लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी में इससे बुरा और क्या होगा जो मेरे साथ हो रहा है। और मैं उसके साथ शाम को उसके घर चली गई। घर जाते ही उसने पहले मुझे खाना दिया और उसके बाद कुछ रंगीन कपड़े दिए। मैंने कहा, साहब जी, मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। मैं एक विधवा औरत हूँ। वह कहने लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वह तो मुझे जानता तक नहीं था और मुझसे इस तरह से बातें कर रहा था और मुझसे हमदर्दी भी दिखा रहा था। लेकिन उसके ज़्यादा ज़ोर देने पर मैंने वह कपड़े बदल लिए। उसके बाद में मुझे पूछने लगा कि तुम पढ़ी लिखी हो? तब मैंने उसे बताया कि हाँ, मैंने 12वीं पास की है। तब वह कहने लगा, ठीक है, तब तो तुम्हें शोरूम पर ही कुछ काम दे दूंगा। कहने लगा, फ़िलहाल तुम मेरे घर पर ही रह सकती हो और जब तुम्हें तुम्हारी पहली तनख्वाह मिल जाएगी तब तुम अपना घर किराए पर लेकर रह लेना। और उसके बाद वह अगले दिन मुझे अपने शोरूम पर ले गया। अगले मैं उसके साथ जाते-जाते डर भी रही थी, न जाने वह मुझे ऑफ़िस में क्या काम करवाएगा। मैं उसके शोरूम में पहुंची तो उसका केबिन था। उसने मुझे वहां जाकर बिठा दिया और कहने लगा, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम इस शोरूम में सारी देख-रेख का काम तुम्हारा ही होगा। कस्टमर आएंगे, उनको भी तुम्हें ही अटेंड करना होगा। क्योंकि वह शोरूम बहुत बड़ा था। शुरू के कुछ दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा। मैं काम सीख रही थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि शायद इस इंसान की नीयत में खोट है। आजकल वह मुझे अजीब ही नज़रों से देखने लगा था। मैं उसकी नीयत को शायद पहचान रही थी। जिस तरीके से वह मेरी तरफ देखता था, मेरे मन में भी एक हलचल सी होने लगी थी। मैं जानती थी कि वह मेरे जिस्म के किस हिस्से को निहार रहा है, लेकिन मैं उस इंसान को कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि एक तो उसने मुझे नौकरी दी थी और दूसरा मैं भी भरी जवानी में विधवा हो चुकी थी। इसलिए मुझे उनकी नज़र कुछ ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी, बल्कि उनके देखने से मेरे अंदर एक आग सी पैदा होती थी। मेरे अकेलेपन में मुझे एक तरीके से इंसान का सहारा मिल गया था। इसका नाम विशाल था। मैं सारा दिन ऑफ़िस में उनके साथ बैठी रहती थी, यहाँ तक कि वह मुझे ऑफ़िस अपने साथ ही ले जाया करते थे और लाया भी करते थे। मैं अभी तक उनके घर पर ही रह रही थी। मैंने उनके घर को अच्छे से सँभाल लिया था। मैं उनका घर का काम भी करती थी और ऑफ़िस का काम भी करती थी। मैं जब भी किचन में खाना बनाती थी, वह एकदम से आ जाते थे और मेरे इतने करीब आ जाते थे कि मेरे शरीर में एक हलचल सी होने लगती थी और आकर पूछते थे कि क्या बना रही हो? ऐसे अचानक से आकर पूछते थे कि मैं डर ही जाती थी। मैं कहती, सर आप हमेशा इस तरीके से आते हैं, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही डर जाती हूँ। तब वह बोलते, इस डर से तुम्हें जीतना होगा। हमारे बीच अब थोड़ी बहुत हँसी मज़ाक भी होने लगी थी और इस तरह से धीरे-धीरे न जाने मुझे कब विशाल से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे पता ही नहीं चला। विशाल हमेशा मेरे साथ इज़्ज़त से पेश आता था। हाँ, यह बात अलग थी कि वह मुझे अजीब निगाहों से निहारता थे। उनके मन में क्या था यह मैं समझती थी, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी, इसलिए मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। और इस तरह धीरे-धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। विशाल ने मुझे मेरी 1 महीने की तनख्वाह भी दे दी और जैसा कि हमारे बीच में तय हुआ था, मैंने विशाल से कहा कि मेरा 1 महीना पूरा हो चुका है और मेरी सैलरी भी तुमने दे दी है, तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूँगी। विशाल कहने लगा, किसने कहा कि तुम्हारे रहने से मुझे परेशानी है? मैंने कहा, परेशानी क्यों नहीं होती? तुम्हारी प्राइवेसी भी तो है, इससे डिस्टर्ब होती होगी ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। कहने लगा, मेरी प्राइवेसी को कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बल्कि अकेला था, अकेलेपन से जूझ रहा था। मुझे तो रहने के लिए एक साथी मिल गया है। तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है,
इसलिए तुम चाहो तो यहीं पर रह सकती हो। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। उसकी इस बात से एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे यह मोहब्बत बर्बाद करके देगी। धीरे धीरे विशाल के प्रति मेरी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। विशाल ने मुझे अच्छे तरीके से संभाल लिया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता था। एक दिन मैंने विशाल से कहा, विशाल, तुमने मुझे बुरे वक्त में संभाला है। जिस मोड़ पर मैं घबराई थी कि मैं क्या करूं, मर जाऊं या जीऊं, उस वक्त तुमने मुझे संभाला है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, इसलिए बस थैंक यू ही बोल सकती हूँ। इस पर विशाल कहने लगा, बस तुम हमेशा ऐसी ही रहो, चुलबुली और हंसती हुई। उसकी इस तरह की बातों में तो मैं खो ही जाती थी। एक दिन हम ऑफिस से लौट रहे थे, दोनों ही कार में थे। मौसम बहुत खराब हो रहा था, चारों तरफ बादल के गरजने की आवाज़ें आ रही थी। लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। जैसे ही घर आया, मैं उतरकर कार से घर के अंदर आने लगी, लेकिन बारिश शुरू हो गई और बारिश की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिर पड़ी। बारिश की बूंदें अच्छी लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस बारिश में नहा लूं। बहुत दिनों से मैं तन्हा थी, अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही थी। सोचा अपनी तड़प को बारिश से ही शांत कर लूं। मैं वहां खड़ी हो गई और खड़ी खड़ी भीग रही थी। तभी विशाल अपनी कार को पार करके लौटा तो मुझे देखते ही हैरान हो गया। मेरा बदन भीग चुका था और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा और फिर मेरे बदन बहुत करीब आ गया। उसने मेरी कमर में हाथ डाल दिया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। सफ़ेद साड़ी में तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने के लिए कहा था। इतना कहते ही वह मेरे साथ चिपक गया और मुझे अपने आगोश में ले लिया। धीरे धीरे मेरी गर्दन को चूमने लगा और हम घर के बाहर खड़े ही बारिश में भीगते भीगते प्यार करने लगे। मेरे तन बदन में पूरी तरह आग लग चुकी थी और मैं अपनी आग को ठंडा करना चाहती थी, और मुझे विशाल की बाहों में वही ठंडक मिल रही थी। हम दोनों उस रात एक पल में इस कदर बह गए कि एक दूसरे से अलग ही ना हो सके। विशाल मुझसे कहने लगा, मैं भी बहुत दिन से तन्हा था, अकेला तड़प रहा था। सुनीता, तुम आज मेरी इस तड़प को मिटा दो। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे प्यार के लिए कब से तड़प रही हूँ। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, जिस दिन से तुम्हें देखा था। चलो हम दोनों आज एक दूसरे की दूरियों को मिटा देते हैं। मैंने तो विशाल से सच्ची मोहब्बत की थी, बिल्कुल सच्ची। पर शायद विशाल की सिर्फ शरीर की भूख ही थी। मैं नहीं जानती थी बिना मर्द की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था, और मुझे एक सहारा चाहिए था, जिसका हाथ मेरे सर पर हो और वह मेरी सभी छोटी मोटी खुशियों का ख्याल रख सके और अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ हो। मैं बस यही सोचती सोचती उस पल में पूरी तरह डूब गई थी। पूरी रात विशाल मुझे प्यार करता रहा और मैं पिघलती चली गई। अब मैंने सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं विशाल पर पूरा भरोसा करने लगी थी, इसलिए मैंने उसे अपने आप को सौंप दिया था। लेकिन अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। उस रात के बाद से विशाल अब हर रात अपने शरीर की ज़रूरत मुझसे पूरी करता था, लेकिन जब भी मैं उससे शादी की बात किया करती थी, वह किसी न किसी बहाने से टाल दिया करता था और मुझसे प्यार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वह मेरा साथ देगा और मुझसे शादी भी करेगा, और इस तरह हमें साथ रहते रहते 3 महीने बीत गए। एक दिन विशाल अपने कुछ दोस्तों को घर पर लेकर आया। मैंने समझा शायद मुझसे मिलवाना चाहता है, क्योंकि अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो वह सबको बताना चाहता था हमारे रिश्ते के बारे में। थोड़ी देर बाद विशाल कमरे में आकर कहने लगा, मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई और उनकी तरफ प्यार से देखने लगी। तभी अचानक उसके तीनों दोस्त कमरे में आ गए और उसके बाद जो हुआ मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। विशाल ने कहा, आओ दोस्तों, अब सब मिलकर मज़े करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं कहने लगी, विशाल, तुम ये क्या कह रहे हो, और क्या तुम सब दोस्त मिलकर क्या करना चाहते हो? कहने लगा, वही सब जो हम दोनों साथ मिलकर करते हैं, अब हम सब मिलकर एक साथ करेंगे। मैं विशाल की तरफ देखने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। मैंने विशाल के दोस्त से कहा कि मैं और विशाल एक रिलेशन में हैं और बहुत जल्द शादी करेंगे। इतना सुनते ही विशाल के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि विशाल तुमसे शादी करेगा? तुम्हारा स्टेटस विशाल के स्टेटस से बहुत छोटा है। विशाल अमीर लड़का है और अच्छी नौकरी करता है और अमीर लड़की से ही शादी करेगा। उन सब की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो सोचती थी कि विशाल मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वह तो बस अपनी प्यास मुझसे बुझा रहा था। मुझ पर विशाल के एहसान थे। उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं वह जो कह रहा है वह करती रही। इसलिए मैं कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन उन लोगों ने सब ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने जो पूरी रात किया
उससे मेरी पूरी आत्मा ही मर गई। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, चीखती रही, पर उन लोगों ने मेरे साथ पूरी रात जो करना चाहा किया। मेरे रोकने पर भी वे नहीं रुके और उन्होंने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही थी। ऐसी हालत में मैं 2-3 दिन बीमार रही। विशाल कमरे में आता और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता और चला जाता और मैं यूं ही बेजान पड़ी रहती। मैं इंसान नहीं बल्कि उसके लिए खिलौना बन चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बस किसी तरीके से मैं वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन मैं उस कैद से आज़ाद होना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही मुझे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने विशाल से यह बात बताई तो कहने लगा, मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है, यह बच्चा मेरा नहीं है। जाओ अस्पताल और उस बच्चे को गिरा कर आओ। इतना जालिम इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अब मैं इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैं अकेले ही नर्सिंग होम चली गई। बच्चे को गिरा दिया, लेकिन अब मैं वापस विशाल के पास नहीं जाना चाहती थी। पर मेरे पास और कहीं जाने की कोई जगह भी नहीं थी। अब तो मेरे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी। मैंने थोड़ी दूर से ही बस पकड़ी और पहाड़ों में चली गई। सोचा मेरा मन शायद वहाँ जाकर जीने को कर जाए। मैं उन बर्फ़ के पहाड़ों में घूम रही थी। वहाँ एक नदी भी थी जो बर्फ़ से जमी हुई थी। न जाने क्या हुआ, मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँ। मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई सहारा नहीं है। और यह सोचकर मैं नदी में कूद गई। पानी में डूबती जा रही थी, छटपटा रही थी, इधर हाथ पैर मार रही थी। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। तभी अचानक से एक आदमी उस नदी में कूदा और मुझे बचाकर किनारे पर ले आया। मुझे उल्टा कर कर मेरे पेट का सारा पानी निकालने लगा। पानी निकलते ही मैं एकदम से खांसने लगी। उसने मुझे अपनी पीठ पर उठा दिया, मुझे अपनी कार के अंदर लेकर गया। वह इलाका बहुत सुनसान था, आसपास कोई नहीं दिख रहा था। सबसे पहले उसने मेरे गीले कपड़ों को मेरे बदन से अलग कर दिया। मैं खुद भी पूरी तरह भीग चुका था और सुन्न हो चुका था। उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए। उसने मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और मेरे ठंडे पड़े शरीर को मसलने लगा। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर तेज़ी से मसलने लगा ताकि मुझ में गर्मी आ जाए, लेकिन मैं अभी काँपे जा रही थी। मेरा पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मेरी कँपकँपी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मुझे अपने बदन की गर्मी देने लगा। उसने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर वह क्या चाहता था, पता नहीं। क्या हुआ था, उस वक़्त मैंने कोई भी हरकत नहीं की। मैं तो अपनी जान देने के लिए नदी में कूदी थी। वह अनजान आदमी मुझे बचाने के लिए मेरे शरीर को गर्मी दे रहा था, मेरे पूरे शरीर को चूम रहा था और ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। वह पूरी तरह मेरे अंदर समा गया था। कुछ देर बाद मेरे शरीर में गर्मी आई। उसके बाद उसने मुझे कार से कुछ सूखे कपड़े लाकर दिए और कहा, पहन लो। उसके बाद मुझे अपने घर ले गया और घर पर बैठकर आराम से पूछने लगा कि तुम नदी में क्यों कूदी थी? जान क्यों देना चाहती थी? मैंने उससे कहा कि मैं जीना नहीं चाहती थी। कहने लगा, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी बातों पर बस मरने की बात करती हो। मैंने उससे कहा कि मेरे मरने की ये छोटी वजह नहीं है। मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने फिर उसे अपने साथ पिछले दिनों में जो भी बीता था, सबकी कहानी बता दी और मैं रोने लगी। रोते-रोते उसे कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे समझाने लगा कि बड़ी से बड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। हमें कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। यहाँ मैं होटल चलाता हूँ, तुम चाहो तो होटल में काम कर सकती हो। अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जीने का हौसला कर सकती हो। मैंने उसकी बात को मान लिया और उसके होटल में काम करने लगी। लेकिन उस अनजान आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे शरीर के साथ कुछ ऐसा करना पड़ा जो तुम नहीं चाहती होगी। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन सकते हैं। मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं है और मेरी 3 साल की बेटी है और वह माँ के प्यार के लिए तरस रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ और इस तरह से मेरी बेटी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। उसकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। मेरे साथ पिछले दिनों जो भी बीता था वह एकदम एक हादसा था। उसके बावजूद भी यह आदमी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात उस आदमी से नहीं छुपाई थी और यह सब जानते भी अगर वह मुझसे शादी करना चाहता था तो शायद मैं उस पर भरोसा रख सकती थी। और मुझे इस मासूम बच्ची का भी ख्याल आ रहा था, इसलिए मैंने उसकी प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। मैंने उस अनजान आदमी को, उसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए संभाल लिया। पहाड़ में मिला एक अनजान आदमी मेरी मंजिल थी और रास्ते में जितने भी मिले वे सब मुसाफिर थे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।